स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट पर नजर डाल रहे हैं जो जितनी मशहूर है उतनी ही विवादास्पद भी। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इसके शुरुआती 24 नियमों का सार है जी। और स्क्रिप्ट की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। पावर हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन सबको उसे यूज करना नहीं आता। सही है। तो आज हमारा मकसद इन शुरुआती नियमों की दुनिया में झांकना है और समझना है कि प्रभाव, नियंत्रण और तरक्की के इस खेल के बारे में ये क्या सिखाते हैं। जैसा किताब में बताया गया है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब शक्ति की गतिशीलता और इंसानी व्यवहार का एक विश्लेषण है, जैसा लेखक ने देखा है ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरणों से। ये कोई नैतिक सलाह नहीं है। अच्छा। बल्कि ये रणनीतिक सोच को समझने का एक नजरिया है। इसे गाइड बुक की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि दुनिया कैसे काम करती है उस पर एक टिप्पणी समझें। हाँ, और कुछ नियम तो वाकई में चौंकाने वाले लग सकते हैं, शायद थोड़े असहज भी। हाँ, हैं कुछ नियम ऐसे। तो चलिए सीधे नियमों की पड़ताल शुरू करते हैं। पहला नियम ही काफी दिलचस्प है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस या सीनियर से कभी ज्यादा मत चमको। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अपनी काबिलियत क्यों छुपानी चाहिए भला? देखिए, स्क्रिप्ट के अनुसार ये सीधे तौर पे जुड़ा है इंसानी असुरक्षा और अहंकार से। अच्छा। तर्क ये दिया गया है कि अगर आप अपनी सीनियर को अपनी प्रतिभा से इनसिक्योर महसूस कराते हैं, तो भले ही आप कितने भी काबिल हों, वो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराना, उनके ईगो को संतुष्ट करके उनका समर्थन हासिल करने की रणनीति के तौर पे देखा गया इसमें। तो ये काबिलियत छुपाने की बात नहीं, बल्कि उसे पेश करने के तरीके की बात है। हाँ बिल्कुल, ये ईगो मैनेजमेंट का खेल है, जैसा स्क्रिप्ट में भी लिखा है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सा लगता है नियम 5, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग, प्रोटेक्ट इट विद योर लाइफ। हाँ, प्रतिष्ठा को इतनी अहमियत क्यों? स्क्रिप्ट इसे करेंसी यानी मुद्रा की तरह बताती है। क्योंकि एक तरह से यह है भी, आपकी रेपुटेशन ही तय करती है कि लोग आप पर कितना भरोसा करेंगे। सही बात है। आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कितने मौके देंगे, ये आपकी सोशल कैपिटल है एक तरह से। स्क्रिप्ट में रतन टाटा का उदाहरण है कि कैसे उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में एक मजबूत जगह दी। हाँ, सुना है। और आज की डिजिटल दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है। जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, अपनी इमेज बनाना और बचाना बहुत जरूरी। और इसी दिखने या विजिबिलिटी से जुड़ा है नियम 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हाँ, हर हाल में ध्यान अपनी ओर खींचो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बॉस से कम चमको, और दूसरी तरफ ध्यान खींचने की बात, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? हाँ, कॉन्टेक्स्ट। हाँ, जबकि नियम 6 आमतौर पर नजर में रहने की बात करता है। स्क्रिप्ट का तर्क है कि अनदेखा किया जाना मतलब शक्तिहीन होना। जो दिखता नहीं वो भुला दिया जाता है। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया क्रिएटर्स का उदाहरण दिया है ना उसमें, जो लगातार कंटेंट बना के रिलेवेंट बने रहते हैं। हाँ, सही। तो यहाँ मुद्दा ये है कि कैसे ध्यान खींचा जाए, शायद नाटकीयता से या रहस्य से, जैसे नियम 3 या 4 इशारा करते हैं। हाँ, नियम 3, कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादे छुपाओ। और नियम 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जरूरत से कम बोलो। जी, ये दोनों ही रहस्य और नियंत्रण की बात करते हैं। स्क्रिप्ट कहती है चुप रहना भी एक पावर है और साइलेंस इक्वल्स स्ट्रेंथ। तो कम बोलने या अपने पत्ते छुपा कर रखने से क्या मिलता है? स्क्रिप्ट के हिसाब से इससे आप रहस्यमयी बने रहते हैं, अप्रत्याशित। अच्छा। जब लोग आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते, तो वो ज्यादा सतर्क रहते हैं और आप एक रणनीतिक बढ़त में होते हैं। और शायद गलती करने से भी बच जाते हैं। बिल्कुल, कम बोलने से आप अनजाने में कोई ऐसी बात कहने से बच जाते हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ये सूचना पर नियंत्रण है। और जानकारी ही शक्ति है। जैसे नियम 14 भी कहता है, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। हाँ, जासूसी करो दोस्त बनकर। वो भी जानकारी इकट्ठा करने पर ही जोर देता है। जानकारी हासिल करने की बात से याद आया नियम 2, जो मुझे तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा था। कौन सा? नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर भरोसा ना करें। ये तो बहुत ही निराशावादी लगता है। हाँ, ये काफी लोगों को लगता है। स्क्रिप्ट का तर्क भावनाओं बनाम तर्क पर आधारित है। अच्छा, कैसे? कहा गया है कि दोस्त अक्सर ईर्ष्या या दूसरी भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे वो अविश्वसनीय हो जाते हैं। वहीं एक पुराना दुश्मन जिसे आपने या तो जीत लिया है या काम पर रखा है, हाँ,
वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए शायद ज्यादा मेहनत करे, क्योंकि उसके पास खोने के लिए ज्यादा है, पाने के लिए भी। मतलब ये रिश्तों को पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखना है, इमोशंस हटाकर। बिल्कुल। परिकलित निष्ठा मतलब कैलकुलेटेड लॉयल्टी पर जोर है, विश्वास पर नहीं। ये वाकई एक बहुत अलग नजरिया है। खैर, अब कुछ ऐसे नियमों पर आते हैं जो सीधे दूसरों से काम करवाने या उन्हें प्रभावित करने से जुड़े हैं। जैसे नियम 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। हाँ, ये वाला नियम। ये सुनने में तो काफी अनैतिक लगता है, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेना। हाँ, ये नियम अक्सर आलोचना का शिकार होता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इसे दक्षता मतलब एफिशिएंसी और लीडरशिप की धारणा से जोड़कर पेश करती है। कैसे? तर्क ये है कि शक्तिशाली लोग खुद हर काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं। अच्छा। और क्रेडिट लेना इस नजरिए से अपनी पोजीशन मजबूत करने और लीडरशिप दिखाने का एक तरीका है। स्क्रिप्ट में इसे डेलीगेशन और ब्रांडिंग का मिक्सचर कहा गया है। लेकिन आजकल तो टीम वर्क की बात होती है। हाँ बिल्कुल, ये आधुनिक टीम वर्क की भावना से तो मेल नहीं खाता, लेकिन पावर स्ट्रक्चर्स में ये व्यवहार देखा जाता है, ऐसा किताब का मानना है। और इसी तरह का नियंत्रण दिखाता है नियम 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। हाँ, लोगों को खुद पर निर्भर बनाना। ये कैसे काम करता है, मतलब प्रैक्टिकली? ये शक्ति हासिल करने की एक क्लासिक रणनीति है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल, नॉलेज या रिसोर्स है जिसकी दूसरों को जरूरत है और जो आसानी से कहीं और नहीं मिलता, तो वो आप पर निर्भर हो जाते हैं। अच्छा। स्क्रिप्ट में कॉर्पोरेट जगत का उदाहरण है। कोई ऐसा एम्प्लॉई जिसके पास यूनिक स्किल हो, वो कंपनी के लिए लगभग इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य सा बन जाता है। तो ये निर्भरता आपको कंट्रोल देती है। हाँ, आपकी स्थिति सुरक्षित करती है। जब तक लोगों को आपकी जरूरत है, वो आपके खिलाफ जाने से हिचकिचाएंगे। निर्भर बनाने के साथ साथ स्क्रिप्ट मदद मांगने का भी एक खास तरीका बताती है। नियम 13। हाँ, मदद मांगना का तरीका। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. उनके स्वार्थ की बात करो, दया की नहीं। बिल्कुल, ये मानवीय प्रेरणा के एक मूल सिद्धांत पर आधारित है कि लोग अक्सर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि दया या एहसान की अपील करना कमजोर तरीका है और भरोसेमंद भी नहीं। तो क्या करें? इसके बजाय अगर आप ये दिखा सकें कि आपकी मदद करने से सामने वाले का भी कोई हित सध रहा है, तो उनके हाँ कहने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा। जैसे वो चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण था स्क्रिप्ट में। हाँ। कि चाणक्य ने मदद नहीं मांगी, बल्कि एक ऐसा विजन दिखाया जिसमें चंद्रगुप्त का अपना फायदा था, नाम अमर होने का। लॉजिकल बेनिफिट दिखाओ, इमोशनल रिक्वेस्ट नहीं। ये काफी प्रैक्टिकल लगता है, भले थोड़ा स्वार्थी लगे। अब कुछ ऐसे नियमों पर आते हैं जो टकराव और दुश्मनी से जुड़े हैं। नियम 15 काफी कठोर है, क्रश योर एनिमी टोटली। हाँ, ये बहुत सख्त है। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। क्या इसका मतलब सचमुच यही है, फिजिकली? नहीं, फिजिकली जरूरी नहीं। किताब के संदर्भ में इसका मतलब है कि अगर आप किसी प्रतिद्वंदी या दुश्मन को हराते हैं तो उसे आधा अधूरा ना छोड़ें। क्यों? तर्क यह है कि एक घायल दुश्मन बदला लेने के लिए वापस आ सकता है और शायद ज्यादा खतरनाक साबित हो। अशोक और कलिंग युद्ध का उदाहरण शायद इसी संदर्भ में है कि निर्णायक जीत भविष्य के खतरों को खत्म कर देती है। ये पावर पॉलिटिक्स का एक निर्मम यथार्थवादी पहलू दिखाता है। दया को कमजोरी समझा जा सकता है। ये वाकई निर्मम है। लेकिन फिर नियम 22 आता है, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। हाँ, आत्मसमर्पण की रणनीति। ये तो नियम 15 के बिल्कुल उलट लगता है। हार मान लेना शक्ति कैसे हो सकता है? ये सामरिक वापसी का आइडिया है, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। हमेशा लड़ना ही समझदारी नहीं होती। अच्छा। स्क्रिप्ट कहती है कि कभी-कभी पीछे हटना, अस्थायी रूप से हार मान लेना आपको टाइम और रिसोर्स बचाने में मदद करता है, ताकि बाद में वापसी कर सकें। बिल्कुल, ताकि बाद में मजबूत स्थिति से वापसी कर सकें। ये कमजोरी को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उसे एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे शिवाजी महाराज का उदाहरण था। हाँ, उन्होंने अक्सर गुरिल्ला युद्ध में पीछे हटने की रणनीति अपनाई ताकि सही समय पर हमला कर सकें। ये दिखाता है कि तात्कालिक हार लंबी अवधि की जीत का हिस्सा हो सकती है। दिलचस्प, यानी शक्ति सिर्फ आक्रामकता में नहीं, सही समय पर पीछे हटने में भी है। बिल्कुल। और शायद सही समय पर दिखने और सही समय पर गायब होने में भी। नियम 16 कहता है, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हाँ, अनुपस्थिति का प्रयोग करें। ये कैसे काम करता है? ये कमी मतलब स्कार्सिटी के सिद्धांत पर आधारित है। जो चीज या व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसका मूल्य अक्सर कम हो जाता है। स्क्रिप्ट को तर्क है
कि थोड़ी दूरी बनाने से या कुछ समय के लिए नजर से ओझल हो जाने से लोग आपकी उपस्थिति को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, सम्मान बढ़ता है। जैसे एक्टर्स या नेता करते हैं, कम दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि उनकी मांग बनी रहे। एब्सेंस क्रिएट्स अट्रैक्शन। तो हमने देखा कि कैसे धारणा, नियंत्रण, रणनीति, रिश्तों को साधने, इन सब पे ये नियम अलग अलग सलाह देते हैं। एक आखिरी नियम जो इन सबको समेटता हुआ सा लगता है वो है नियम 24। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। हाँ, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। इसका क्या मतलब है? दरबार कहाँ है आज? स्क्रिप्ट कहती है कि सामाजिक जीवन, खासकर जहां पावर स्ट्रक्चर्स हों, जैसे ऑफिस या राजनीति, वो एक दरबार की तरह ही है। उसके अपने अलिखित नियम होते हैं। अच्छा। आदर्श दरबारी वो है जो इन नियमों को समझता है और उनमें कुशलता से, मतलब ग्रेसफुली व्यवहार करता है। जैसे कब झुकना है, कब बोलना है, कैसे दूसरों की तारीफ करनी है बिना चापलूसी के, कैसे खुद को संयमित रखना है, ये सब। तो ये सोशल स्किल्स की बात है। हाँ, सामाजिक बुद्धिमत्ता, शिष्टाचार, अवलोकन, इन सब का मिश्रण है। सोशल ग्रेस भी एक पावर है, जैसा स्क्रिप्ट कहती है। ये दिखाता है कि शक्ति सिर्फ बल या धोखे से नहीं, सामाजिक कौशल से भी आती है। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की शुरुआती 24 नियमों में से कुछ चुनिंदा नियम, जैसा कि हमें हिंदी स्क्रिप्ट से पता चला। जी। हमने देखा कि कैसे ये नियम धारणा प्रबंधन, रणनीतिक सोच, मनोवैज्ञानिक दांवपेंच, प्रतिष्ठा के महत्व और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं पर एक खास यथार्थवादी और कभी-कभी कठोर नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा मकसद इन विचारों को सामने रखना और उनके पीछे के तर्क को समझना था, जैसा कि स्रोत में प्रस्तुत किया गया है, न कि उनका समर्थन करना। ये नियम शक्ति की दुनिया की एक तस्वीर इस तरह हैं, जो अक्सर आदर्शवादी नहीं होती। सही। वे अवलोकन, रणनीति और मानवीय स्वभाव की गहरी और कभी-कभी असहज करने वाली समझ पर जोर देते हैं। इन नियमों पर बात करने के बाद ये सोचना लाजमी है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच या परिवार में भी शक्ति के ये सूक्ष्म खेल जाने अनजाने कितने खेले जाते हैं। शायद अपने आसपास के माहौल को इस नजरिए से देखने पर कुछ नई बातें समझ आएं। हाँ, या शायद एक और सवाल ये उठता है कि इन रणनीतियों की समझ, जो कभी-कभी जोड़ तोड़ या स्वार्थी लग सकती हैं, बिल्कुल, और एक प्रामाणिक, भरोसे पर आधारित इंसान बने रहने के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाए? ये एक बड़ा सवाल है। शक्ति की गतिशीलता को जानना एक बात है, और उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये तय करना बिल्कुल दूसरी। ये निश्चित रूप से सोचने का एक गहरा विषय है।